हॅलो मित्रांनो, सर्वात आधी मी तुम्हा सगळ्यांना एक छोटीशी विनंती करू इच्छिते की व्हिडिओ पाहिल्यानंतर कृपया माझ्या चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा. हे व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी खूप मेहनत घेते आणि याच माध्यमातून मी माझा खर्च चालवते. जे कोणी माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करतील त्यांच्यासाठी मी मनापासून प्रार्थना करते की त्यांचे आयुष्य खूप सुंदर, समृद्ध, आनंदी आणि सुखी होवो. प्लीज प्लीज माझ्या चैनलला नक्की सब्सक्राइब करा. किसकी इजाजत से आप यहाँ आई हैं? विराज की सख्त आवाज पर सुहानी का दिल अंदर ही अंदर बुरी तरह सिकुड़ गया था. मुझे तुम आपसे बात करनी है, वो लड़खड़ाते शब्दों में बोली. अंदर किसने आने दिया आपू थी. वो गुस्से में अपनी सीट से उठकर खड़ा हुआ और उसकी ओर बढ़ा. मैं सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि उस दिन जो भी हुआ सब मेरी गलती की वजह से हुआ था. आप मेरी सैलरी रोक लें. बाकी बाकी एम्प्लॉयज की उसकी सैलरी दे दें प्लीज. वो जल्दी से अपने मुद्दे की बात पर आ गई थी. तुम होती कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाली. वो उसकी तरफ कदम बढ़ाता चला जा रहा था जबकि सुहानी डरते हुए लगातार पीछे की ओर हट रही थी जब तक कि वह दीवार से जा ना लगी. दोनों ही एक दूसरे को आंखों ही आंखों में देख रहे थे. एक की आंखों में दर्द था तो दूसरे की आंखों में गुस्सा. मैं आर्डर नहीं दे रही बल्कि रिक्वेस्ट कर रही हूँ. अब की बार उसका अंदाज सामान और कुछ ठंडा था. तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं कि तुम मुझे रिक्वेस्ट कर सको. विराज उसके चेहरे पर गहरी और गंभीर नजर डालते हुए सख्त अंदाज में बोला था. वो उसके बेहद करीब खड़ा उसकी खुशबुओं को कितने समय के बाद महसूस कर रहा था. उसके दिल को जैसे कहीं ना कहीं सुकून सा आने लगा था. उसकी बेचैन तबीयत अचानक ताजा होने लगी थी. प्लीज मान जाइए, वह सब गरीब लोग हैं और अपना घर बार चलाने के लिए नौकरी कर रहे हैं. प्लीज उनसे उनके मुंह का निवाला मत छीनिए. इस बार सुहानी के शब्दों में दुख भी उतर आया था. कुछ पल यूं ही खामोशी छा गई. दोनों की सांसों का तालमेल सुनाई दे रहा था. सुहानी खन्ना कप से गरीबों की फिक्र करने लगी. वो 2 कदम पीछे हटा और एक गहरी तंज भरी बात कही. और तुमसे किसने कहा कि मैं उनका निवाला छीन रहा हूं. यह तो तुम्हारे आने के बाद हुआ. तुमने किया है सब, अब भुगतना तो सबको पड़ेगा. वो वापस अपनी सीट पर जाकर बैठा. आप मेरी सैलरी काट लें प्लीज, बाकी लोगों को दे दें. वो उसके पास टेबल तक आकर विनती भरे शब्दों में बोली. जानती भी हो कितना लॉस हुआ है. मेरा माथे पर बल डाले. विराज ने सुहानी को घूर कर देखा था. वो सब कुछ 3 लाख का था. सुहानी की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई. विराज ने चेयर पर बैठते हुए गहरी नजरों से उसे देखा. नहीं, लेकिन मुझे डबल पेमेंट करनी पड़ी थी तो जाहिर सी बात है मैं खुद का नुकसान तो नहीं करूंगा ना. और तुम अकेली 3 लाख दे सकती हो तो ठीक है, मैं सबको उनकी सैलरी दे देता हूँ. विराज, तुम. उसका नाम पुकारते ही विराज का दिल जैसे बुरी तरह से धड़क उठा था. आज इतने लंबे समय के बाद उसके होठों से अपना नाम सुनकर वो फिर से उन पुराने पलों में खो गया था. विराज, क्या है तुम्हारे अंदर सिवाय शक्ल सूरत के, और अच्छी शक्ल सूरत से पेट नहीं भरता. मेरे लिए तुम जानते हो कि क्या चीज सबसे ज्यादा अहमियत रखती है. विराज राजपूत. सुहानी खन्ना की बात पर विराज के होंठ भज गए. तो फिर तुम मुझे ठुकरा रही हो. विराज राजपूत ने बर्दाश्त की हद पार करते हुए कहा. ठुकराने के लिए पहले अपनाना पड़ता है. विराज राजपूत, और अभी तक मैंने तुम्हें अपनाया नहीं है और ना ही कभी अपनाऊंगी. ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि मेरे लिए मेरी जिंदगी, मेरा करियर सबसे जरूरी है. और मोहब्बत, उसका क्या, हमने जो वक्त साथ गुजारा वो कहाँ गया. वो फीलिंग्स, वो एहसास, वो जज्बात, उन सब की कोई कदर नहीं, कोई वैल्यू नहीं. सिर्फ पैसा ही तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ है. विराज को आज झटके पर झटके लग रहे थे. इस दौर में विराज, सिर्फ पैसा ही सब कुछ होता है. जिसके पास पैसा होता है ना, वो दुनिया का समझो सबसे ताकतवर इंसान है. ठीक है, मानती हूं तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, बट यू नो मोहब्बत से पेट नहीं भरता. जिंदगी गुजारने के लिए पैसा बहुत जरूरी है.
और सुहानी खन्ना सिर्फ जिंदगी नहीं गुजारना चाहती, जिंदगी को जीना चाहती है, अपने उसूलों पर, अपनी शर्तों पर, अपनी लाइफस्टाइल के साथ जो तुम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए मेरे सपने सजाना छोड़ दो और मेरा ख्याल है आज के बाद हमें आपस में एक दूसरे से मिलना भी नहीं चाहिए, हमें अपने अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए। सुहानी ने एक एक शब्द ठहरे हुए अंदाज में कहा, जबकि उसकी आंखें बिल्कुल वीरान हो गई थी। विराज ने उसकी आंखों में बार बार मोहब्बत की चमक ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई ना दिया। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अब जब मोड़ आया कि एक दूसरे का तुम पीछे हट रही हो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। विराज राजपूत ने सुहानी को दोनों बाजुओं से जकड़कर गुस्से से झिंझोड़ डाला। शट अप विराज, छोड़ो मेरा हाथ। तुम समझते क्या हो खुद को? क्या तुम्हारे हिसाब से जो तुम चाहोगे वही होगा? हरगिज नहीं। मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेती हूँ। दूर रहो मुझसे, और खबरदार जो आगे से मुझसे मिलने की कोशिश भी की। सुहानी ने गुस्से से खुद को छुड़ाते हुए विराज को पीछे धकेला और वहां से आगे बढ़ गई, जबकि विराज राजपूत उसे जाता हुआ देर तक देखता रह गया। आज मोहब्बत ने पहली बार अपना एतबार खोया था, अपना वजूद खोया था। वो तो उससे सच्ची मोहब्बत करता था, लेकिन वह इंसानों से नहीं बल्कि पैसों से मोहब्बत करती थी, और इस बात को समझने में विराज को 2 साल लगे थे। उसकी मोहब्बत की मुद्दत सिर्फ 2 साल ही तो थी। सुहानी के साथ उसका साथ यूनिवर्सिटी से था। आज उनकी पढ़ाई पूरी हुई थी और उसे एक कंपनी में नौकरी भी मिल गई थी। तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वह सुहानी के साथ इतने में ही एडजस्ट कर लेगा और एक अच्छी नौकरी तलाश करने की कोशिश भी करेगा। और आज जब विराज ने उससे शादी की बात की तो वह गुस्से से भड़क उठी थी। विराज राजपूत अपनी बाइक पर अपने घर आ चुका था और इस वक्त वह अपने कमरे में बिल्कुल अकेला बैठा उन पलों को याद कर रहा था जिनमें उसने सुहानी के साथ अपना कीमती वक्त गुजारा था, या शायद बर्बाद किया था। आंखें बंद किए वो अपने अंदर के दर्द को बुरी तरह दबा रहा था। एक लावा था जो उसके अंदर पकने लगा था। दिन से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। एक आध बार दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन विराज ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज वो अकाल अंधेरे कमरे में अपनी मोहब्बत का मातम मनाना चाहता था। कहाँ वो इतना खुश था कि सुहानी सुहानी के लिए उसने गोल्ड की रिंग बनवाई थी। अपने मुश्किल हालात के बावजूद भी उसने अपनी औकात से बढ़कर सुहानी के लिए कितना कुछ किया था, लेकिन बात रिंग तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गई थी। विराज उस रिंग को देखते हुए एक जहर भरी हंसी हंसा था। इस दौर में सब कुछ पैसा है। सुहानी के लिए मैं कुछ भी नहीं। सुहानी के लिए सिर्फ पैसा है और कुछ भी नहीं। तो ठीक है सुहानी, आज के बाद से विराज राजपूत सब कुछ सिर्फ पैसों के लिए करेगा। इतना पैसा कमाऊंगा कि सुहानी तुम पछताओगी मुझे खोने पर। यह मेरा खुद से वादा है। विराज ने उस अंगूठी को अपनी मुट्ठी में जोर से दबा लिया। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर विराज, आशीष मैरिज हॉल के मालिक आप हैं। फाइल में मौजूद पेपर पर साइन करते हुए शर्मा साहब ने खामोश बैठे विराज को बधाई दी, जिस पर विराज ने सिर जरा सा हिलाते हुए स्वीकार किया। 2 साल का लंबा समय लगा था उसे सन विराट मैरिज हॉल के लिए, एक छोटे से एम्प्लैरिज हॉल के लिए, एक छोटे से एम्प्लॉय से ओनर बनने में। यह मैरिज हॉल कोई आम मैरिज हॉल नहीं था। इसे इंटरनेशनल लेवल पर भी इस्तेमाल किया जाता था और आज इसका मैरिज हॉल्स में गिना जाता था। और आज इसका मालिक विराज राजपूत था। यह उसकी 2 साल की कड़ी मेहनत का नतीजा था। वह यहाँ तक कैसे पहुंचा यह सिर्फ वही जानता था, या फिर उसका भगवान। मेरी प्रार्थना है मिस्टर विराज सिंह, आप और भी कामयाबियां हासिल करें। शर्मा साहब ने विराज को आशीर्वाद देते हुए चेक उठाया और रूम से बाहर निकल गए। विराज ने अपनी सीट की बैग से टिकते हुए आराम से टांग पर टांग जमाई और अपने पूरे ऑफिस को गहरी नज़र से देखने लगा। एक ही नज़र में अपने पूरे ऑफिस का जायजा लिया।
इस ऑफिस में वह कई बार आ चुका था, लेकिन एक एम्प्लॉय की हैसियत से आज वह यहाँ मालिक की हैसियत से बैठा हुआ था। कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। विराज के पीछे भी एक औरत का हाथ था। वो औरत जो उसे ठुकरा कर 2 साल पहले चली गई थी। लेकिन बेफाई के बाद विराज ने पलटकर उसे नहीं देखा था, क्योंकि वो उनमें से नहीं था जो पीछे मुड़कर देखते हैं। वो तो उन लोगों में से था जो आगे बढ़ते हैं। अगर पलट कर देखता तो शायद इतनी कामयाबी कभी हासिल ना कर पाता। इतनी बड़ी कामयाबी पर वो ऐसे तो नहीं जान हासिल ना कर पाता। इतनी बड़ी कामयाबी वो ऐसे तो नहीं जाने दे सकता। अपना मोबाइल उठाते हुए उसने अपने सबसे करीबी दोस्त विजय को कॉल किया और आज के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी का इंतजाम करने के लिए कहा। मैरिज हॉल के पेपर्स उठाते हुए उसके चेहरे पर जीत की खुशी साफ साफ झलक रही थी। सबसे पहले वो ये खुशखबरी अपनी प्यारी सी माँ को सुनाना चाहता था, जिन्होंने हमेशा उसे अपने आशीर्वाद के साए में रखा था। विराज अपनी माँ का इकलौता बेटा था। अनामिका जी ने अपनी सारी जिंदगी गरीबी में गुजारी थी। जब तक पति जिंदा थे तब तक जिंदगी का दाना पानी ठीक से चलता रहा। उनके पति एक अच्छे इंसान थे, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। उसके बाद यामिका जी ने बहुत मुश्किल से अपने बेटे विराज को पढ़ाया लिखाया और आज उसे इस काबिल बनाया कि वह अपनी माँ को सुख और आराम दे सके। विराज गाड़ी में बैठा उस वक्त अपने घर की सड़क पर था, जब उसे अपनी माँ को इस पुराने से घर से निकालकर एक खूबसूरत नए घर में लेकर जाना था। वह बहुत खुश था, बेहिसाब खुश। जैसे ही गाड़ी बाहर खड़ी करके वह अंदर दाखिल हुआ तो वहां काफी लोग उसके घर में मौजूद थे। विराज थोड़ा हैरान हुआ। उसे समझ नहीं आया कि यह लोग अचानक यहाँ क्यों आए हैं, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा उसके कदमों तले से जैसे जमीन निकल गई थी। सामने उसकी माँ बेजान जिस्म के साथ बिस्तर पर पड़ी थी। विराज को लगा उसके सिर से जैसे छत छीन गई हो। एक तरफ वह इतने बड़े मैरिज हॉल का मालिक बना तो दूसरी तरफ उसकी माँ उसे हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। वो मजबूत मर्द था, कभी रोया नहीं था। मुश्किल से मुश्किल हालात का उसने डटकर सामना किया था, लेकिन आज अपनी माँ को यूं बेजान देखकर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। आज उसकी माँ को गए पूरे 2 महीने हो चुके थे, लेकिन वो अब तक गम से निकल नहीं पा रहा था, जिस वजह से वो अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। दरवाजा खुला और नीति अंदर दाखिल हुई। क्या विराज, कब तक यूं ही सबसे अलग थलग रहोगे? प्लीज अब तो दुनिया वालों के साथ जीना शुरू कर दो। माना कि आंटी का जाना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन हम मरने वालों के साथ मर तो नहीं सकते ना। नीति ने विराज को अपने तरीके से समझाने की कोशिश की। विराज ने उसे देखते हुए एक गहरी सांस ली थी। माना कि मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता नीति, लेकिन जिंदगी फिर पहले जैसी भी नहीं रहती है। माँ थी वो मेरी, और मेरे लिए बहुत मुश्किलें उठाई थी उन्होंने। आज जब उनके सुकून और खुशियों के दिन आए तो वो विराज की आंखें आंसुओं से भरने लगी। विराज विराज, भगवान के हर काम में एक ना एक अच्छाई छिपी होती है। आंटी की उम्र भगवान जी ने इतनी ही लिखी थी, तो मैं या तुम कुछ कर भी नहीं सकते। नीति ने फिर से उसे समझा नहीं सकते। नीति ने फिर से उसे समझाने की कोशिश की। खैर तुम बताओ किस काम से आना हुआ? विराज ने उसका ध्यान खुद से हटाया। वो अपनी बर्थडे पार्टी अरेंज करना चाहती है और हमारे इसी हॉल में अपनी तमाम अरेंजमेंट करवाना चाहती है। तो दोस्त है मेरी, तो थोड़ा सा डिस्काउंट तो कर दोगे ना? नीति अपने असल मुद्दे पर आ गई थी। ठीक है, मैनेजर से बात कर लो और उन्हें बर्थडे की डेट, मेन्यू और बाकी डिटेल्स दे दो। प्लीज तुम खुद कहो ना। अगर तुम कहोगे तो फिर बहुत अच्छे से काम करेंगे और डिस्काउंट भी अच्छा हो जाएगा। नीति ने उसका हाथ थामकर बहुत ही विनती करते हुए कहा। अपने हाथ पर नीति का हाथ देखते हुए विराज ने बेमहसूस अंदाज में अपना हाथ पीछे कर लिया। मैनेजर को डिटेल्स दे दो।
मैं बाद में उनसे अंदाज में कहते हुए विराज ने लैपटॉप ऑन कर दिया, जिसका साफ मतलब था कि अब तुम जा सकती हो। ओके, थैंक यू सो मच, दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा, नीति ने एकदम खुशी से चहकते हुए कहा था। और ऑफिस से बाहर निकलते ही अपनी दोस्त को कॉल लगा दिया, जबकि उसके जाते ही विराज ने लैपटॉप की स्क्रीन फिर से ऑफ कर दी। उसका कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं रहा। माँ बाप इतनी अनमोल चीज होते हैं कि उनके जाने के बाद ही पस्तर पर थी, लेकिन एक सहारा था, एक सुकून था कि वो उसकी जिंदगी में है। आशीर्वाद देने वाली हस्ती इस दुनिया में मौजूद है। आंखें बंद किए वो फिर से अपनी माँ को याद कर रहा था कि भूले भटके एक परछाई उसकी आंखों में आ ठहरी। विराज ने झट से अपनी आंखें खोली और खुद पर गुस्सा हुआ। वो कैसे आज भी उसको याद कर सकता था, वो जो बेफाई एक ऊंची मिसाल कायम कर गई थी, जिसने मोहब्बत की धज्जियां उड़ाई और एक बार भी नहीं सोचा। वो कैसे आज भी उसको याद कर सकता था। वो तो सिर्फ उससे नफरत करता था। वो तो सिर्फ उससे नफरत करता था। शायद नफरत से कुछ बढ़कर होता तो उसके काबिल भी उसके सुहानी को नहीं समझता। एक झटके से उठा, गाड़ी की चाबी उठाते हुए अपने ऑफिस से बाहर निकल गया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। अब उसका रुख अपने घर की तरफ था। वो अकेले तन्हाई में बैठकर कुछ देर अपनी माँ को याद करना चाहता था। सुहासी, क्यों इतना सोच रही हो यार? जब आगे बढ़ने का तुमने सोच ही लिया है तो फिर आगे बढ़ जाओ। पीछे पलट कर मत देखो। निशा उसे 20 दफा यही शब्द बोल चुकी थी। निशा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे नहीं पता था मेरे यह हालात भी आएंगे कि मुझे नौकरी भी करनी पड़ेगी। जिंदगी ने मेरे बहुत इम्तिहान लिए हैं। शायद मुझे बहुत सख्त बद्दुआ लगी है। बद्दुआ? किसकी बद्दुआ? क्या तुमने किसी का दिल दुखाया था? आज पहली बार वो निशा के आगे अपना आप खोल रही थी। मैंने तो शायद बहुत बड़ा पाप कर दिया है। ऐसा पाप जिसकी कोई माफी नहीं सिवाय पछतावे के। वो अपने गालों से आंसू पोंछते हुए दुखी अंदाज में बोली, फिर भी कुछ तो पता चले। निशा ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तुम बताओ कब जाना है? वो अपने आंसू पोंछकर सर खुद को संभाल चुकी थी। ठीक ही, फंक्शन रात का है तो फिर हमें शाम को ही जाना पड़ेगा और रात को काफी लेट हो जाएगा तो तुम अपने घर पर बता देना। वैसे तुम्हारी बात मैंने सर से कर ली है और उन्हें कोई ऐतराज भी नहीं है, क्योंकि कल काम बहुत ज्यादा है और वर्कर्स की ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। वहां पर जब तुम जाओगी तब तुम्हें पता चलेगा कि वह कितना बड़ा हॉल है। शायद तुमने जिंदगी में इतना बड़ा हॉल देखा हो। इतने इतने ज्यादा तो फ्लोर्स हैं वहां पर कि एक वक्त में ही 5 से ज्यादा फंक्शन हो जाते हैं। वहां पर इतने ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर जो सेमिनार होते हैं उनकी तो कोई गिनती ही नहीं। निशा जिस हॉल में का जॉब करती थी उसकी तारीफों के पुल बांधे जा रही थी। अच्छी सैलरी मिल रही है और तुम कह रही हो कि माहौल भी बहुत अच्छा है लड़कियों के लिए, तो फिर मैं इनकार नहीं करूंगी। कल शाम को चलते हैं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं सुहानी, मैं अब चलती हूँ। अभी बहुत देर हो रही है। मम्मी भी इंतजार कर रही होंगी। कल शाम को जरूर तुम इस एड्रेस पर पहुंच जाना ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो सके। और बाकी की बातें जो मैंने तुम्हें बताई हैं वैसे ही करना, ठीक है? निशा प्यार से चाय के लिए इनकार करते हुए उसे कार्ड थमाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गई, जबकि सुहानी अपनी मुश्किल हालात को सोचते हुए एक जहर भरी हंसी हंसी थी। एक वक्त था जब उसके अपने सपने बहुत ऊंचे थे और उसकी चाहत सिर्फ और सिर्फ पैसा थी। लेकिन जिंदगी ने अचानक एक ऐसा खेल खेला कि आज उसे सच में एहसास हुआ कि पैसा सब कुछ नहीं होता, जज्बात सबसे ऊपर होते हैं। पर अब क्या फायदा जज्बात इन जज्बात को महसूस करने का, क्योंकि अब तो वक्त ही नहीं रहा था। सुहानी कहाँ मर गई है? जल्दी आ यहाँ पर। भाभी की आवाज पर सुहानी घबरा कर उठी और अंदर की तरफ भागी, जहां उसकी भाभी ने उसके लिए ढेर सारे काम बचा कर रखे थे। यह देख,
कितना ढेर लगा हुआ है कपड़ों का। यह कौन धोएगा? तेरा बाप सारा दिन बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती है, थोड़ा सा काम भी कर लिया कर। सुनैना भाभी ने उसकी कमर पर एक जोरदार धमुका मारते हुए गुस्से से कहा। सुहानी बड़ी मुश्किल से वह दर्द सहती कपड़ों की ओर बढ़ी थी। इतनी तेज धूप में कपड़े धोना जैसे शेर पकड़ कर लाने के बराबर था। सारा दिन वह कपड़े धोती रही और शाम को खाने के वक्त उसको किसी ने नीचे नहीं बुलाया। और जब वह काम खत्म करके नीचे गई, तब तक खाना खाकर सब लोग अपने अपने कमरों में जा चुके थे। सुहानी ने किचन में जाते अपने लिए कुछ निकाल कर खाना चाहा तो वहां कुछ भी नहीं बचा था। रोटी के डिब्बे में एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा ही मौजूद था। फ्रिज खोलकर देखने लगी तो वहां ताला लगा हुआ था। सुहानी की आंखों से आंसू आने लगे। खामोशी से वही एक तरफ बैठी उस रोटी को अपने गले में उतारने लगी, लेकिन सूखी रोटी को कैसे खाती? गले में आंसू का गोला फंसने लगा तो उसे एकदम से खांसी आ गई। आगे बढ़कर पानी का गिलास मुंह को लगाते ही वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। मेरी यही सजा है। मैं इस सब के ही काबिल हूं। तुम्हारी बेलौस मोहब्बत को ठुकरा कर मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान किया है। वो हिचकियों से रोते हुए गुजरे पलों को याद करने लगी, जब उसने अपनी मोहब्बत को खुद अपने पैरों तले रौंद दिया था। यकीनन तुम्हारी बद्दुआ लगी है मुझे विराज, जो आज अपने ही घर में नौकरों की तरह रह रही हूँ। वो भी ऐसा नौकर जो बगैर किसी तनख्वाह के रखा गया ही हूँ, जिस पर हर कोई अपनी फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा उतारता हो। खन्ना जी के 3 औलादें थी, 2 बेटे और एक छोटी बेटी सुहानी। बड़े बेटे की शादी उसकी पसंद की लड़की सुनैना से हुई थी। उसके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और एक बेटा, और तीनों ही बच्चे स्कूल जाते थे। छोटे बेटे की शादी प्रिया से हुई थी। उनके 2 बेटे थे। प्रिया सुहानी की क्लास फेलो थी। उनके 2 बेटे थे जुड़वा, और दोनों ही नर्सरी क्लास में पढ़ते थे। पूरा घर बच्चों से हर वक्त भरा रहता। कमाने वाले सिर्फ 2 लोग थे और घर का खर्च बहुत ज्यादा, और उसकी दोनों भाभियां हमेशा उसके ऊपर चढ़ दौड़ती, पूरे घर का काम करवाती और खाने में भी उसको कुछ नहीं देती। ये सब पहले नहीं होता था। यही सब पहले उसके साथ कितने अच्छे थे, लेकिन एक हादसे ने सुहानी को सब घर वालों की नजरों में गिरा दिया था। रात काफी हो गई थी। वो अपने कमरे में, जो कि स्टोर रूम था, आई और बड़ी थक हार कर बेड पर लेट गई, जो उसके टूटे बदन को जैसे सुकून देने लगा। अनायास उसकी जुबान पर भगवान का नाम आया था और वो अपनी हरकत पर खुद हैरान हुई। एक लंबा समय हुआ उसकी जुबान से भगवान को याद करना छोड़ दिया था। सिर्फ शिकवे और शिकायतें होती थी उसकी जुबान पर, जो वह भगवान से करती थी। लेकिन माँ के मरने के बाद सारे शिकवे भी दूर हो गए थे। वह जिंदगी में थी तो इन लोगों ने कभी नहीं छोड़ा था, पर अब वो अकेली थी। नीति की फ्रेंड सोनिया का बर्थडे फंक्शन था, जिसका पूरा इंतजाम सन विराट मैरिज हॉल में किया गया था। इतने बड़े पैमाने पर फंक्शन अरेंज हुआ था कि देखने वाली हर आंख हैरान थी। पूरे हॉल को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। सोनिया ने भी सारी सजावट की बहुत तारीफ की थी। नीति तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। वो पार्टी में डोल की तरह, वो पार्टी डोल की तरह सजी धजी स्टेज पर खड़ी, अब अपने घर वालों के साथ भरपूर तालियों में केक कट करने वाली थी कि अचानक ही एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, जो किसी के बहमोगुमान में भी नहीं था। केक 7 लेयर्स की सूरत में था और एक बड़ी सी ट्रॉली पर केक लाया जा रहा था। 2 लड़कियां उस ट्रॉली को घसीट कर ला रही थी, और उनमें से एक सुहानी थी, जो आज शाम के वक्त यहाँ काम करने के लिए आई थी। पर काम इतना ज्यादा था कि किसी से ज्यादा बात नहीं हो सकी थी, और ड्रेस चेंज करके वहां का खास ड्रेस पहनकर काम पर लग गई थी। लेकिन सुबह से उसने सिर्फ चाय का एक कप पिया था और यहाँ आकर ढेर सारा बिना रुके काम करा था। काम करते करते वो बुरी तरह थक गई थी, और अब ट्रॉली को घसीटते हुए उसे एक जोरदार चक्कर आया था कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। उसी पल ट्रॉली उसके हाथ से छूट गई और वो चकरा कर जमीन पर गिर गई, और पूरे केक का डिजाइन खराब हो गया। पूरे हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया था।
सबकी नजरें उसी वक्त सुहानी की ओर उठी। नीति और सोनिया ने तो बेकिनी से केक का बेड़ा गर्क होते देखा था। वो केक बारबी डोल की शेप में था, लेकिन अब उसकी कोई भी शेप नहीं बची थी। उसमें से कुछ हिस्सा जमीन पर गिर चुका था और अच्छा खासा हिस्सा ऐसे ही ट्रॉली पर मौजूद था। सुहानी ने अपने होश संभालते ही फौरन खड़े होकर घबराकर सबकी ओर देखा और फिर केक की तरफ। आई एम सॉरी। मुझे पता नहीं, ना जाने क्या हो गया था। प्लीज, आई एम रियली सॉरी। उसने घबराते हुए ऊंची आवाज में माफी मांगी थी, जबकि नीति का तो गुस्से के मारे बुरा हाल था। आगे बढ़कर उसने सुहानी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। सुहानी वापस जमीन पर जाकर गिरी। उसके होंठ का किनारा फट गया। उसने बेकिनी से मुड़कर नीति की ओर देखा। हाउ डेयर यू टच बर्थडे केक? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इसको छूने? तुम्हारी औकात है? गुस्से से सुनाती नीति ऊंचा ऊंचा चिल्ला रही थी कि एक पल के लिए सबकी नजरें नीति पर उठी। इतनी तुम्हारी वैल्यू नहीं जितनी इस केक की वैल्यू थी। यू विल्डी, औकात क्या है तुम्हारी? ना जाने किस किस को रखा हुआ है विराज ने यहाँ पर, जिनकी कोई हैसियत ही नहीं है। 2 टके की लड़कियां हो तुम लोग और शेरनी बनी फिर रही हो। सारी बर्थडे पार्टी खराब करके रख दी तुमने, एडियट। आई एम सॉरी मैम, हम नया बनवा देते हैं। निशा बेचारी सूरते हाल से बुरी तरह परेशान हुई थी और वह सुहानी को यूं बेइज्जत होते हुए भी नहीं देख पा रही थी। इसीलिए आगे बढ़ते हुए माफी मांगते हुए उसने नीति का हाथ थाम लिया और उसे अपने पीछे कर लिया। यह लो, एक और आ गई। तुम सब मिडिल क्लास लड़कियां अपने आप को ना जाने क्या समझती हो। तुम्हें पता भी है इस केक की वैल्यू कितनी थी? क्या प्राइस थी इसकी? इतनी कीमत है जितनी तुम्हारी कीमत नहीं है। अब की बार सोनिया ने भी सनू के साथ मिलकर उनकी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनकी बात पर सुहानी और निशा ने एक दूसरे हैरानी से देखा कि चीजों की इतनी वैल्यू हो गई और इंसानों की कोई वैल्यू नहीं थी इन दोनों की इतनी नजर में। मैम, आपका ऑर्डर अभी रिप्लेस हो जाएगा। प्लीज कूल डाउन। अचानक से मैनेजर ने आगे आकर उन्हें शांत करने की कोशिश की और सुहानी और निशा को वहां से जाने का इशारा किया। आ जाएगा, वापस कहाँ से आ जाएगा? सेम टू सेम। आप अभी इसी वक्त तैयार करवा सकते हैं। बताइए मुझे मिस्टर मेहरा। सोनिया ने अपना गुस्सा बर्दाश्त करते हुए। मिस्टर मेहरा को भी खरी खोटी सुन दीजिए। आपका ऑर्डर हम अभी रेडी करवा देंगे। हमारी टीम बहुत फास्ट है। बस आधे घंटे में आपका ऑर्डर तैयार हो जाएगा। मिस्टर मेहरा ने फिर भी अपना गुस्सा बर्दाश्त करते हुए नरमी से बात को संभालने की कोशिश की थी। यह तुम मुझे कहाँ ले आई होनी थी? इससे तो अच्छा था कहा मैं अपनी बर्थडे वहीं सेलिब्रेट कर लेती जहां हर साल करती आ रही थी। तुम्हारे कहने पर यहाँ आई और अब देखो मेरी सारी बर्थडे पार्टी खराब हो गई। आई विल नॉट फॉरगिव यू। सोनिया ने अपनी आंखों में आंसू लाते हुए नीति से कहा। आई एम सॉरी माई डियर डार्लिंग। आई एम सॉरी माई, इस तरह के स्टाफ भी मौजूद हैं। मुझे भी नहीं पता था। यहाँ तुम्हें कभी मजबूर ना करती। आई एम सो सॉरी माई डियर। यह सब इस लड़की की वजह से हुआ है। ना ये यहाँ पर चकरा कर गिरने का ड्रामा करती, ना यह केक इस तरह से बिगड़ता। थर्ड क्लास चीप लड़की पूरी बर्थडे पार्टी का सत्यानाश कर दिया। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इस लड़की को इसी वक्त निकलवाती हूँ यहाँ से। नीति ने गुस्से से सुहानी का बाजू दबोचते हुए उसे आगे की तरफ धक्का देते हुए मिस्टर मेहरा से कहा, अब आप बदतमीजी कर रही हैं मेरे साथ। सुहानी अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई। ओहो, तो तुम्हारे मुंह में जबान भी है, लेकिन मेरे आगे चलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस हॉल का मालिक मेरा दोस्त है और अभी इसी वक्त उससे कहकर तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकवा दूंगी। नीति अपनी बढ़ाई जताती गुस्से से फुनकार रही थी। नीति अचानक से अपने पीछे से भारी मर्दाना आवाज सुनते ही नीति के चेहरे का रंग सफेद हो गया। अपने भारी कदमों से वो वहां आता सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा था।
वो अपने ऑफिस में बैठा कोई जरूरी काम कर रहा था कि उसे खबर दी गई कि हॉल में फंक्शन के बीच कुछ गड़बड़ हो गई है। ये मोस्टली गर्ल्स का फंक्शन था, इसीलिए वो इस तरफ नहीं आया था और ना ही किसी मेल को आने की इजाजत दी गई थी। लेकिन मामला बिगड़ा तो मिस्टर मेहरा को भी अंदर आना पड़ा था और अब विराज भी वहां आ पहुंचा था। अभी वह 4 कदम की दूरी पर था कि उसके कदम अचानक रुक गए। सामने खड़ी लड़की को वो हजारों में भी पहचान सकता था। एकदम से उसके दिल की धड़कन मिस हुई थी। उसी पल सुहानी की नजर भी वाली हस्ती पर उठी थी, तो वो पलक झपकाना भूल गई। उसका दिल 120 की रफ्तार से धड़क रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। 2 साल तक जो इंसान उसे जिंदगी में एक बार भी नहीं टकराया, और आज टकराया भी तो कहाँ। सुहानी की आंखों से आंसू बहते हुए गालों पर अपना भरम तोड़ने लगे। आंसुओं को देखते हुए विराज की नजर उसके गालों पर जा ठहरी। वो बहुत बदल गई थी। उसके मुलायम मक्खन जैसे गाल अब थोड़े मुरझा गए थे। उसकी खूबसूरत ओशन ब्लू आंखों की चमक मान पड़ गई थी। उसका भरा भरा वजूद, जिसे कभी विराज मोटी कहकर चढ़ाता था, अब कमजोर पड़ चुका था। वो पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। उसके चेहरे की रौनक एकदम फीकी पड़ चुकी थी। अचानक विराज की नजर उसके गाल पर उंगलियों के निशान पर जा ठहरी। साफ जाहिर था कि उस पर हाथ उठाया गया है। विराज के दिल पर जैसे किसी ने घोंसा मार दिया। क्या हो रहा है यहाँ पर, और इतना तमाशा किस बात का लगा रखा है? विराज ने बहुत संजीदगी से लेकिन सख्त शब्दों में नीति से पूछा। विराज, अच्छा हुआ तुम आ गए। यह देखो इस लड़की ने क्या कर दिया, और मेरी दोस्त की बर्थडे भी खराब कर दी। नीति ने सुहानी की तरफ इशारा करते हुए सारी बात बताई। विराज एक ही नज़र में सब कुछ समझ बताई। विराज एक ही नज़र में सब कुछ समझ गया था। सुहानी ने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके आंसू सब कुछ बयां कर रहे थे। अपने हाथों की मुट्ठियां भी वह पीछे खड़ा हुआ था। कितना नुकसान हुआ है मेहरा साहब इन लोगों का। वो बोला भी तो क्या बोला। नीति हैरत से उसे देखने लगी। इससे पहले कि मेहरा साहब बोलते, नीति विराज के सामने आकर खड़ी हुई। विराज, इस लड़की ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। तुम अभी इसी वक्त इसे निकालो यहाँ से। ऐसे लोगों को जॉब मत दिया करो जो किसी और की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस लड़की की शक्ल देखी है तुमने, इसकी शक्ल से ही जाहिर हो रहा है इसने पहले कभी इतनी बड़ी पार्टी और इतना बड़ा केक नहीं देखा होगा। बस जल गई होगी, और क्या, और जलन में इसने केक खराब कर दिया। खुद तो यह सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती, मिडिल क्लास लड़कियां तो दूसरों की खुशी भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। नीति जमकर उसकी इंसल्ट की जा रही थी, जबकि विराज ने एक नज़र उठाकर सुहानी को सर से पांव तक देखा। कभी उसके हुस्न को देखकर लोग रुक जाते थे, उस मुड़कर दोबारा जरूर देखते थे। लेकिन आज नीति जैसी कम शक्ल लड़की भी उसकी पर्सनालिटी और शक्ल पर उंगली उठा रही थी। विराज के सीने में कहीं दर्द की हल्की सी लहर उठी। सुहानी से अपनी नजरें हटाते हुए उसने मिस्टर मेहरा को देखा। मेहरा साहब, जितना इन लोगों का नुकसान हुआ है उससे डबल इनको पे कर दें। विराज की बात पर नीति और सोनिया का मुंह गया। विराज छोटे छोटे कदम उठाते सुहानी के करीब आया। मेरे एम्प्लॉय पर किसने हाथ उठाया? उसकी ठंडी आवाज पर एक पल को हर तरफ सन्नाटा छा गया। उसकी खूबसूरत रफ्तार पर्सनालिटी को देखते हुए काफी लड़कियां उसकी तरफ टकटकी बांधे देख रही थी। वो एक मिलेनियर था, सन ब्राइट हॉल का मालिक। उसके पास बेइंतहा पैसा था। लड़कियां ठंडी आंखें भरते हुए उसको देख रही थी। हर किसी के दिल में एक ही चाहत थी, काश विराज राजपूत जैसा इंसान हमारी किस्मत में लिख जाए। ऐसे में उसकी इस बात पर लड़कियों ने आंखें फाड़ते हुए विराज को देखा था, जिसकी निगाहें अपनी आम सी एम्प्लॉय पर ठहरी हुई थी। मैंने कुछ पूछा है मेहरा साहब, मेरी एम्प्लॉय पर हाथ किसने उठाया? अब की बार विराज की आवाज बहुत ऊंची थी और शब्द पहले से सख्त। मेहरा साहब ने नीति की तरफ इशारा किया
और नजरें झुकाकर खड़े हो गए। विराज ने कहर भरी नजरों से नीति की तरफ देखा तो नीति सहम कर गला तर करती सटपटा कर उसे देखने लगी। वह सब अचानक हुआ। विराज मेरा इरादा नहीं था हाथ उठाने का, लेकिन बस अचानक ही उठ गया। गुस्से में नीति ने विराज का गुस्सा देखते हुए फौरन कहा, क्योंकि सब जानते थे विराज राजपूत अपने स्टाफ की बहुत इज्जत करता था। यही वजह थी कि यहाँ पर लड़के और लड़कियां सब सब काम करते थे, लेकिन माहौल बहुत अच्छा था। और इन सब की वजह खुद विराज राजपूत था, जो सख्ती से इन सब चीजों का ध्यान रखता था कि कोई भी कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। और आज पहली बार ऐसा हुआ था कि उसके एक स्टाफ मेंबर पर हाथ उठाया गया था। बेशक वह आज ही काम पर आई थी और एक बहुत छोटे स्तर से काम करना शुरू कर रही थी, लेकिन थी तो उसकी एम्प्लॉय ही ना, और वह अपने एम्प्लॉय की बहुत इज्जत करता था। नीति माफी मांगो। विराज की बात पर नीति का चेहरा बेइज्जती के एहसास से लाल हो गया। यह तुम क्या कह रहे हो विराज? मैं इस आम सी लड़की से क्यों माफी मांगूंगी, जो सिर्फ एक छोटी सी वेट्रेस है? अगर इस पर हाथ उठा दिया तो कौन सा बड़ा पाप हो गया? प्लीज लीव इट, नीति ने गुस्सा करते हुए कहा। हाँ, यह आम से वेट्रेस है, लेकिन इंसान आम नहीं है, तो बेहतर होगा तुम माफी मांग लो, वरना क्या। नीति को भी अब गुस्सा आया था। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े गुस्से से एक दूसरे को देख रहे थे, जबकि पास खड़ी सुहानी थर थर कांपती अपने नाजुक वजूद को संभाले विराज को देख रही थी, जो आज भी वैसा ही था जैसा 2 साल पहले था, वैसा ही आज भी था। हाँ, चेहरे पर थोड़ी सख्ती आ गई थी, होठ शायद मुस्कुराना भूल गए थे, आंखों की चमक कुछ हल्की पड़ गई थी। शायद पहले हर वक्त हंसने मुस्कुराने वाला विराज कहीं खो गया था। तुम माफी मांगोगी नीति अभी इसी वक्त, वरना तुम जानती हो विराज क्या कर सकता है। विराज ने जिस तरह से उसको धमकी दी, नीति थोड़ा सहम गई। वहां मौजूद सब लड़कियों को देखते हुए वो बुरी तरह शर्मिंदा भी हो रही थी। आई एम सॉरी, धीरे से कहती उसने अपना रुख पलटा और वहां से निकल गई। निशा ने भी सर झुकाकर वहां से जाने में भलाई समझी। मेहरा साहब सब मैच क्लियर करवाएं और फौरन आए। अब की बार वो बिना सुहानी को देखे मेहरा साहब को खुरदरे शब्दों में अल्टीमेटम देना देता वापस पलट गया। यार क्या पर्सनालिटी है विराज राजपूत की, ऐसे ही नहीं इंसान हर लड़की का क्रश है। निशा ने दिल से विराज की तारीफ करते हुए सुहानी की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर 5 उंगलियों के निशान अभी भी साफ थे। तुम चलो मेरे साथ। निशा उसे अपने साथ लेकर अंदर चली गई और उसके गाल पर मरहम लगाने लगी, जबकि आंसू सुहानी की आंखों से रुक नहीं रहे थे। रो क्यों रही हो? तुम्हें सर ने कुछ कहा? बल्कि उन्होंने तो तुम्हारी साइड ली है और उस लड़की से माफी भी मंगवाई जो सर की दोस्त थी। निशा की बात पर सुहानी ने हैरत से निशा को देखा। दोस्त? हाँ, सर की दोस्त काफी बार उसे यहाँ आते देखा है, काफी एटीट्यूड कर जाती है, लेकिन आज ऐसी बेइज्जती हुई है कि दोबारा नहीं आएगी। निशा मुंह बनाकर बोली। निशा, मुझे विराज आई मीन सर से मिलना है, मुझे उनसे मिलवा दो एक बार प्लीज, वो विनती करते शब्दों में बोलती। पहले तो निशा सोच में पड़ गई, फिर हामी में सिर हिलाते वहां से उठ गई। अपने ऑफिस में आते वह जोर से दरवाजा जा बंद कर गया। उसके अंदर दर्द का तूफान उठा था। वो आज लगभग 2 साल के बाद उसके सामने खड़ी थी, लेकिन वो नहीं थी जो गरूर से बहुत कुछ छोड़कर गई थी। उसकी हालत, उसकी गरीबी, उसकी लाचारी का पता दे रही थी। वो ऐसी क्यों हो गई थी? वह तो बहुत ऊंचे दावे करके गई थी। फिर क्या हुआ? जितना सोचता जा रहा था उतना ही बेचैन हो रहा था। उसके गाल पर उंगलियों के निशानों ने उसे बहुत तकलीफ पहुंचाई थी। आज भी उसकी तकलीफ पर तड़प उठा था। क्यों? उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। इंटरकॉम पर मिस्टर मेहरा को अंदर बुलाने के बाद उसने सुहानी के बारे पूरी जानकारी ली। वो उसके मैरिज हॉल में काम कर रही थी और वही इस बात से बेखबर था। लेकिन मेहरा साहब के बताने पर वह चुप हो गया। वो आज ही आई थी
और जब पहली बार विराज के मैरिज हॉल पर जॉब के लिए आई, उसी दिन उसे थप्पड़ भी पड़ गया। वो अपनी आंखें सख्ती से बंद कर गया। आप जाइए मिस्टर मेहरा सर, क्या उस लड़की को जॉब से निकाल दूं? मैंने ऐसा कब कहा? विराज ने अचंभे से उन्हें देखा। सॉरी सर, मुझे लगा आज के हादसे की वजह से, और जो नुकसान हुआ, नो मिस्टर मेहरा, मेरे लिए आज भी इंसान की वैल्यू ऊपर है, पैसा नहीं। वो सख्त शब्दों में बोला। जी सर, आप मुझे मिस सुहानी की फाइल भिजवा दें। और वो ऑर्डर देता अपने काम में बिजी हो गया, जबकि दिल दिमाग पर तो सुहानी छाई हुई थी। सुहानी ने जैसे ही घर में कदम रखा, उसकी छोटी भाभी की नज़र उस पर जा ठहरी। काफी दावे से गई थी नौकरी पर, जैसे बहुत बड़ी जॉब हो। सब पता लग गया है हमें। गणेश ने सब बता दिया है कि किसी होटल में वेटर बनी हो तुम। भाभी के तंज भरे शब्दों पर सुहानी का दिल बुरी तरह दुखा। भाभी, वो मैरिज हॉल है बहुत बड़ा, वहां जॉब कर रही हूँ, और आप जानती हैं सैलरी कितनी है? पूरी 300। उसकी भाभियां बहुत लालची औरतें थीं, इसीलिए सुहानी ने उन्हें अपनी सैलरी बताते हुए चुप करवाना चाहा। 300 का सुनते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। खैर, अब इतनी भी ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ बन जाएगा। बस तुम अपनी सारी सैलरी लाकर मेरे हाथ पर रखना, समझी? अपनी भाभी की बात पर सुहानी ने सर हिला दिया, जबकि उसका सर बुरी तरह चकरा रहा था। निशा ने उसकी बहुत विनती की थी कि वो कुछ खा ले। बर्थडे का केक स्पॉइल हो गया था, जो पूरे स्टाफ में बांट दिया गया था, लेकिन सुहानी ने जरा सा भी नहीं चखा। भाभी, मैं चेंज करके आती हूँ तो रोटियां डाल देती हूँ, सब्जी तो रखी होगी ना? सुहानी ने जल्दी से कहा। अरे, हम खाना खा चुके हैं सब, तुम भी जाओ सो जाकर, कल जल्दी जाना होगा काम पर। भाभी ने लालच भरे लहजे में कहा। भाभी, मैं खाना खा लूं फिर सो जाऊंगी। टूटे शब्दों में उसने कहा। अरे, वहां इतने बड़े मैरिज हॉल से आई हो, उन्होंने तुम्हें खाना नहीं दिया? भाभी ने माथे पर बल डालकर पूछा। दिया था, लेकिन मैंने नहीं खाया, मुझे अच्छा नहीं लगा। और फिर घर के खाने की तो बात ही अलग होती है ना? सुहानी ने मुश्किल से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ, वो तो है, लेकिन तुम्हें पता है ना, घर में खाने वाले कितने लोग हैं, कभी बचता है कभी नहीं। तो तुम ऐसा करो, वहां से खाना खाकर आया करो। अच्छा, अब काफी रात हो गई है, मैं तो सोने जा रही इंतजार कर रही थी। देख लो, मैं ही जाग रही थी तुम्हारी खातिर। अब कल की सैलरी मिले तो मुझे भूल मत जाना, वह जताने वाले अंदाज मैं बोलते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सुहानी सर हिलाती रह गई और उनके जाते ही बुरी तरह रो पड़ी। क्या मैं इतनी बुरी हूं कि मेरे साथ ये लोग ऐसा सलूक करते हैं? शादी तो इनकी मर्जी से ही की थी मैंने, लेकिन उस घटिया इंसान की वजह से मैंने उससे डिवोर्स ले लिया। किसी को दिखाई नहीं दिया कि वो मुझे धोखे से अपने दोस्तों को खुश करना चाहता था। बजाय मेरा साथ देने के, सब मेरे खिलाफ हो गए कि घर बैठे तलाक क्यों ले लिया, भले वो अमीर था। लेकिन ऐसे गिरे हुए इंसान को मैं अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकती थी। और मेरे भाई आंखें, कान, मुंह सब सिए बैठे हैं। सब लोग अच्छे से जानते हैं कि मैं गलत नहीं थी। उनके बहन बेगुनाह है, फिर भी कोई मेरी तरफ से बात नहीं करता, बल्कि सब इंतजार में थे कि सुहानी कोई गलती करें और उसको उसकी सजा दें। वह अपने आंसू पोंछते हुए अंदर बढ़ रही थी कि तभी उसके मोबाइल पर निशा की कॉल आने लगी। क्या हुआ, सब ठीक है ना? सुहानी को यही डर लग रहा था कि उसे अब जॉब से निकाल दिया जाएगा। एक तो आज जो हादसा हुआ, और दूसरा विराज राजपूत भी तो बदले की आग में जल रहा होगा। हाँ, सब खैरियत है, दरवाजा खोलो जल्दी से। निशा की राजदारी। सुहानी भरी आवाजा खोल दिया और सामने निशा को अपने छोटे भाई के साथ देखकर हैरान रह गई। और सामने ये पकड़ो, ये पैकेट तुम्हारे हिस्से का है। सब वर्कर्स को ऐसे अलग अलग पैकेट दिए गए थे। तुम अपना हिस्सा छोड़ आई थी, बहुत जल्दी में थी। यह रखो, हम जा रहे हैं, रात बहुत हो गई है। चल राहुल। वे बिना सुहानी की सुने अपनी कहती वहां से जा चुकी थी। सुहानी ने दरवाजा बंद किया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। पैकेट खोला तो उसमें 3 बॉक्स थे। उन्हें खोलते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक में केक था,
एक में बारबेक्यू और एक में राइस थे। सब इतना ज्यादा था कि सुहानी 2 दिन तक खत्म खाना कर पाती, और आज भूख इतनी तेज लगी थी कि आज वह खुद को रोक नहीं पाई। खाना खाकर जब वह बाकी खाना फ्रिज में रखने गई तो यह देखकर हैरान रह गई कि फ्रिज खाली पड़ा था। उसमें खाने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय पानी की बोतलों के। उसने खाना फ्रिज में रखा और अपने कमरे में लौट आई। बिस्तर पर लेटते ही फिर से विराज उसके ख्यालों में आ गया। वो पहले से भी ज्यादा डशिंग हो गया था। उसके चेहरे की संजीदगी ने उसे और भी खूबसूरत बना दिया था। भगवान ने उसे कितनी तरक्की दी थी। वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया था। एक छोटी सी कंपनी में जॉब मिलने पर वो उसे प्रपोज करने आया था, और आज वह इतने बड़े मैरिज हॉल का मालिक बना बैठा था। वक्तव्य की बात है, भगवान जिसे चाहे इज्जत दे। ये सब तो उसके हाथ में होता है। क्या मैं उसे याद हूं या वो मुझे भूल चुका है? उसके सवाल पर चारों तरफ एक खामोशी छा गई थी। उसे उसकी वो नजरें याद आई जो सुहानी पर जमी हुई थी। उन आंखों में उसने कुछ भी महसूस नहीं किया था, सिर्फ एक खामोश साया था जो उनमें लहरा रहा था। भला वो अब मुझे याद क्यों करेगा? मैंने तो उसे ठुकरा दिया था। और निशा बता रही थी कि नीति उसकी बहुत अच्छी दोस्त है। वो अक्सर उसके में वक्त गुजारने आती है। वो भला मेरे लिए क्यों रुकेगा? उसने भी तो अपनी जिंदगी आगे बढ़ा ली है। पता नहीं क्यों दो आंसू टूटकर सुहानी की आंखों से गिरे और तकिए में खो गए। अगला एक हफ्ता बहुत बिजी रहा। एक के बाद एक फंक्शनों ने सबको थका कर रख दिया था, और इस दौरान निशा ने उसका बहुत साथ दिया था। उसे सारे काम समझाए थे। वो यहाँ आकर बहुत खुश थी। सब लोग बहुत अच्छे थे। मेहरा साहब भी एम्प्लॉय का बहुत ख्याल रखते थे, और अक्सर फंक्शन खत्म होने पर जो भी खाना बच जाता वो सब एम्प्लॉय में बांट दिया जाता। सुहानी वो खाना घर ले आती तो सब बच्चे खुश हो जाते। भाभीियों का मूड भी धीरे धीरे ठीक होने लगा था। आखिर इतना अच्छा खाना फ्री में खाने को मिल रहा था, ऊपर से सैलरी भी मिलने वाली थी। लेकिन उसके भाई अब भी ठंडे और बेरुखे बने हुए थे। पहले सुहानी बहुत सोचती थी, इन सब बातों का दुख भी मनाती थी, पर अब उसने सोचना छोड़ दिया था। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा और सब पहले से बहुत बेहतर होने लगे थे। आज उसकी सैलरी मिल थी और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी। सारे ही वर्कर्स आज बहुत ज्यादा खुश थे। सैलरी तो सबको ही अच्छी लगती है। क्या हुआ, इतनी चुप चुप क्यों हो? और सैलरी कहाँ है तुम्हारी? ऐसे क्यों वापस आ गई? सुहानी ने निशा से पूछा, जो सैलरी लेने गई थी लेकिन मुंह लटकाए वापस आई थी। इस महीने की सैलरी किसी को नहीं मिलेगी। व्हाट? सुहानी के दिल की धड़कन तेज हुई। हाँ, जो बर्थडे पर नुकसान हुआ था ना, उसकी सजा के तौर पर इस महीने की सबकी सैलरी रोक दी गई है। बट डोंट वरी, कुछ एम्प्लॉय ने बात की है, शायद हाफ सैलरी ही मिल जाए। निशा ने बताया तो सुहानी की आंखों में आंसू आ गए। ये सब मेरी वजह से हुआ था, तो मेरी सैलरी रोक लेते, आप सबकी क्यों रोकी? वो आंसू पोंछते हुए अपना गुस्सा दबाकर बोली थी। इस एक महीने में उसकी विराज से एक बार भी मुलाकात नहीं हुई थी। वो ज्यादातर हॉल में फंक्शन अरेंज करने का काम करवाती थी, और वहां का सारा काम मिस्टर मेहरा देखते थे, फिर सारी डिटेल्स जाकर विराज को देते। इसीलिए सुहानी का उसे कोई आमना सामना नहीं था, और आज जब सैलरी लेने का दिन था तो सुहानी का दिन धड़क रहा था। यह सोचकर कि निशाने का दिन था तो सुहानी का दिन कैसे जाएगी। लेकिन अब जब निशा ने बताया कि सर सैलरी नहीं दे रहे, तो यह सुनकर उसका दिल और भी तेज धड़कने लगा था। इस सैलरी के लिए वो कितनी उम्मीदें लगाए बैठी थी, उसके कितने काम हो जाने थे। ऊपर से उसकी भाभियां भी इसी सैलरी पर नजरें टिकाए बैठी थी। पिछले एक महीने से उसने विराज को नहीं देखा था, लेकिन अब एक मुलाकात जरूरी थी। वो उसका ऑफिस तो देख ही चुकी थी। सबसे नजर बचाते हुए वो उसके ऑफिस की तरफ बढ़ी, दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी, लेकिन दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। दिल को संभालते हुए वो अंदर दाखिल हुई। सामने ही वह चेयर पर बैठा,
लैपटॉप खोले अपने काम में बिजी था। सुहानी के दरवाजा खोलकर अंदर आने पर उसने एक निगाह उसकी ओर देखा। उसे एक निगाह में क्या कुछ नहीं था। सुहानी का नन्हा सा दिल सहम गया। किसकी इजाजत से आप यहाँ आई हैं? विराज की सख्त आवाज पर सुहानी का दिल अंदर ही अंदर बुरी तरह सिमट गया। मुझे मुझे आपसे बात करनी है, वो एकदम लड़खड़ाते शब्दों में बोली थी। अंदर आने की इजाजत किसने दी तुम्हें? हाँ, आने की इजाजत किसने दी तुम्हें? हाँ, फिर आज के शब्द अब भी बुरी तरह सख्त हो रहे थे और उसकी तरफ बढ़ा। मैं सिर्फ इतना कहने आई हूं, उस दिन जो भी हुआ सब मेरी गलती से हुआ था। आप मेरी सैलरी रोक लें, लेकिन बाकी एम्प्लॉइज को उसकी सैलरी दे दें प्लीज। वो जल्दी से अपने मुद्दे पर आई। तुम होती कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाली? वो उसकी तरफ कदम दर कदम बढ़ाता चला जा रहा था, जबकि सुहानी डरते हुए पीछे हटते हटते दीवार से जा लगी। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़े थे। एक की आंखों में दर्द था, दूसरे की आंखों में गुस्सा। मैं ऑर्डर नहीं दे रही, बस आपसे विनती कर रही हूँ। इस बार सुहानी का अंदाज धीमा था। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझसे विनती भी कर सको। विराज उसके चेहरे को देखते हुए गंभीर शब्दों में बोला। वो उसके बहुत करीब खड़ा था, उसकी खुशबू को आज कितने समय के बाद महसूस कर रहा था। उसके तड़पते दिल को जैसे सुकून सा आने लगा। उसकी बेचैन तबीयत एकदम बहाल होने लगी। प्लीज मान जाइए, वो सब गरीब लोग हैं और अपना अपना घर बार चलाने के लिए नौकरी कर रहे हैं। प्लीज उनसे मुंह से उनका निवाला मत छीनिए। इस बार सुहानी के शब्दों में दुख भी उतर आया। कुछ पल यूं ही छाई रही, कुछ पल यूं ही खामोशी छाई रही। दोनों की सांसों का तालमेल फिक्र करने लगी। वो 2 कदम पीछे हटा। सुहानी खन्ना कब से गरीबों की फिक्र करने लगी। वो 2 कदम पीछे हटा और उसे गहरी तंज भरी नजर से देखते हुए एक तंज का तीर चलाया। और तुमसे किसने कहा कि मैं उनका निवाला छीन रहा हूं? यह तो तुम्हारे आने के बाद हुआ। तुमने किया है यह सब, अब भुगतना तो सबको पड़ेगा। वो वापस अपनी सीट पर जा बैठा। आप मेरी सैलरी काट लें प्लीज, लेकिन बाकियों को दे दें। वो उसके पास टेबल तक आती विनती करते शब्दों में बोली। जानती भी हो कितना लॉस हुआ है। माथे पर बल डाले सुहानी को घूर कर देखा। पूरे 3 लाख का 3 लाख क्या बोल रहे हैं आप? वो सब कुछ 3 लाख का था। सुहानी की आंखें हैरत से फैल गई। विराज ने चेयर के साथ बैठते हुए गहरी नजरों से उसे देखा। नहीं, लेकिन मुझे डबल पेमेंट करनी पड़ी थी, तो जाहिर बात है मैं खुद का नुकसान तो नहीं करूंगा ना। और तुम अकेली 3 लाख दे सकती हो तो ठीक है, मैं बाकी सबको उनकी सैलरी दे देता हूँ। विराज उसका नाम पुकारते उसकी आवाज ने विराज का दिल बुरी तरह धड़का दिया था। आज इतने लंबे समय के बाद उसके होठों से अपना नाम सुनते ही विराज वापस पुराने पलों में खो गया था। सुहानी की आंखों से आंसू टूटकर गलों पर आ गिरे तो उसने जल्दी से उन्हें पहुंच दिया। जब तक आपके 3 लाख पूरे नहीं हो जाना थे, मैं यहाँ बिना सैलरी के काम करने को तैयार हूँ। आप प्लीज बाकी एम्प्लॉइज को उनकी सैलरी दे दें। वो सर झुकाए बोली थी, वो लड़की जिसने कभी भी बात करते हुए नजर नहीं झुकाई थी, आज सर झुकाए खड़ी थी। 1 साल तक तुम्हें फ्री में काम करना पड़ेगा इस अमाउंट को पूरा करने के लिए। विराज की बात पर सुहानी ने अपनी पलकें उठाकर आज के पत्थर दिल विराज को देखा। मुझे मंजूर है, वह फौरन मान गई। ठीक है, मैं मिस्टर मेहरा से कहकर पेपर्स बनवाता हूँ, उन पर साइन कर देना। विराज ने अब बात खत्म करते अपना लैपटॉप ऑन कर लिया और मिस्टर मेहरा से कहकर सारे एम्प्लॉइज की सैलरी रिलीज करवा दी। अब कहने को कुछ बचा नहीं था। सुहानी ने एक नजर उसे देखा और सर झुकाए वापस पलट गई। लेकिन बाहर आते ही निशा उसके गले लग गई। यार ये देखो, सबकी सैलरी मिल चुकी है, हम सब ऐसे ही इतना परेशान हो रहे थे। निशा खुशी से चहक रही थी। सुहानी जबरदस्ती मुस्कुरा दी। तुम भी सैली ले आओ यार, फिर चलते हैं घर। निशा की बात पर सुहानी ने धड़कते दिल से उसकी ओर देखा। निशा तुम चली जाओ घर, मुझे थोड़ा काम है, मैं लेट हो जाऊंगी। सुहानी ने उसे टाला। वो नहीं चाहती थी कि निशा उसे बिना सैलरी के जाते देखे।
वो ये बात किसी को नहीं बताना चाहती थी। अच्छा ठीक है, सब जा रहे हैं। सर ने आज छुट्टी भी दे दी है, कोई फंक्शन भी नहीं है और देखो बारिश भी आने वाली है। सर कितने अच्छे हैं ना सुहानी। सब एम्प्लॉयज का कितना ख्याल रखते हैं। सो सूट ऑफ हिम निशा विराज की तारीफ करती जा चुकी थी, जबकि सुहानी कड़वी हंसी हंस दी और मिस्टर मेहरा के ऑफिस में जाकर पेपर्स पर साइन करके बाहर आ गई और वहीं एक तरफ बैठी अब कॉफी पीने लगी। ये आदत उसे विराज की वजह से लगी थी, क्योंकि विराज बहुत कॉफी पीता था, लेकिन सुहानी को कॉफी से चिढ़ थी। लेकिन जब से उसकी जिंदगी से विराज निकला था, तब से सुहानी ने कॉफी पीना शुरू कर दिया था। कॉफी पीने के बाद जब वो घर के लिए निकलने लगी कि तभी बारिश बहुत तेज हो रही थी। वो एक तरफ बैठी बारिश के रुकने का इंतजार करने लगी, जो आधी तूफान बनकर बरसती जा रही थी। उसने एक कप कॉफी और ऑर्डर कर दी। किसी ना किसी तरह टाइम तो पास ही करना था। बाहर तेज बरसती बारिश में वो कुछ तलाश करने की कोशिश कर रही थी। इतनी तेज बारिश भी पता नहीं कि उसे खाली दिमाग लिए पा रही थी। वो बेफिक्री में कॉफी का मग लिए वो आने वाले वक्त को सोचना नहीं चाहती थी कि दोनों भाभियां उसकी सैलरी का वेट कर रही थी। उसने डिसाइड किया था बड़ी भाभी को 20 और छोटी भाभी को 10 दे देगी ताकि दोनों खुश हो जाए। पर यहाँ से तो अब उसे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलनी थी। अनायास उसकी आंखें छलक पड़ी और शायद 1 साल तक उसे यहाँ से कुछ भी नहीं मिलना था। क्या उसके घरवाले उसे जॉब करने देंगे, वो भी बिना सैलरी के, जबकि वो तो एग्रीमेंट के पेपर्स भी साइन कर चुकी थी। एक हुक उठी थी उसके दिल में और वो अपना सर टेबल पर गिरा गई। उसकी कॉफी भी अब ठंडी हो चुकी थी। आंखों से आंसू लगातार बहते बहते टेबल पर गिर रहे थे। मैम प्यून उसके पास आया तो उसने सर उठाया और उसे देखा। मैम, सब क्लोज करना है प्लीज, अब आपको यहाँ से जाना होगा, वो बहुत सम्मान से बोला था। तो सुहानी बिना एक शब्द कहे बैग उठाती वहां से बाहर निकल आई। बारिश अभी भी जोरों से बरस रही थी। मैम, आप नीचे काउंटर पर वेट कर लें, बारिश रुक जाए तो आप, प्यून बोल रहा था मगर वो तो जा चुकी थी। बाहर आई तो बारिश की बूंदों ने और मिनट से पहले उसे भिगो दिया। वो सर से पांव तक बारिश में ना गई थी। पूरी सड़क सुनसान थी। उसे काफी दूर चलकर स्टॉप पर जाना होता था, पर आज तो वापसी के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे। ये सब याद करते उसे निशा का उधार भी याद आ गया। वो अपनी आंखें कसकर बंद कर गई। आज उसका उधार भी उतारना था। जब वो उसका किराया देती रही थी, बारिश के साथ वो भी चारों कतार रो रही थी, लेकिन बारिश ने उसका भरम रखा हुआ था। एक तरफ लगे बेंच पर बैठती वो हिचकियों से रोने लगी। ना जाने और कितना वक्त है उसके पास आजमाइश खत्म होने में। आज वो सब खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे, और सुहानी भी तो खुश थी। क्या कुछ नहीं सोचा था उसने। घर जाने की भी जल्दी थी उसे, पर अभी दिल कह रहा था कि घर ना जाए बल्कि कहीं और जाकर छुप जाए, जहां तक कोई उस पर पहुंच ना सके। बैग में पड़ा मोबाइल बज बजकर खामोश हो गया, पर सुहानी को होश कहाँ था। उसे समझ नहीं आ रहा था घर जाकर क्या बोलेगी। वो हजार बहाने से सोच चुकी थी, लेकिन सब कुछ सोचते सचते वो हिम्मत हार रही थी। अब तो बारिश ने भी उसके 14 तबक रोशन कर दिए थे। उसे मजबूरन उठना पड़ा, लेकिन वह चक्कर खाकर फिर से बेंच पर गिर सी गई। इससे पहले कि गाड़ी उसके पास से गुजरती आगे जाकर रुकी और फिर पीछे आई थी, सुहानी का दिल जोर से धड़कने लगा। गाड़ी से उतरकर आने वाले इंसान को देखते ही सुहानी ने सांस रोक ली। वो छतरी उठाए उसके पास खड़ा था, सर से पांव तक गहरी मजाक उड़ाती नजरों से उसे देख रहा था। बहुत बड़े दावे करके तलाक ली थी ना तुमने मुझसे, मैं यह कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, बिना मेरे तुम खड़ी होकर दिखाओगी, छीछी। वो सब तुम्हारी बातें थी। तुम तो यहाँ आज ऐसे बैठी हो जैसे कोई भिख कारण हो और भीख मांगने के लिए बैठी हो। उसका एक्स हस्बैंड कैलाश उसका मजाक उड़ा रहा था। अपनी हद में रहो तुम। मैं जैसी भी हूँ
अपनी लाइफ में खुश हूँ। एटलीस्ट तुम्हारी तरह करेक्टरलेस नहीं हूँ। वो भी जिससे कैलाश को और भी गुस्सा आ गया और वो उसकी तरफ गुस्से से बढ़ते हुए उसका बाजू दबोच गया। सुहानी बुरी तरह घबराई। बहुत जबान चलती है ना तेरी। चल अब वो दिन, अब उस दिन जो अधूरा रह गया था, आज वो पूरा करूंगा। शादी की पहली रात ही तू भाग गई थी ना, आज वो शादी की रात पूरी करूंगा। तेरी खूबसूरती को महसूस करूंगा। और मेरे वो दोस्त भी जो उस रात हम तीनों तेरे साथ अपनी रात रंगीन करने वाले थे लेकिन नहीं कर पाए थे। लेकिन आज आज वो काम अधूरा था जो पूरा होगा। वह शैतानियत से बोलते हुए उसे खींचने लगा था। सुहानी पूरा जोर लगाकर अपना बाजू छुड़ाती वापस हॉल की तरफ भागी। लेकिन अभी उसने अपने कदम अंदर रखे ही थे कि कैलाश ने उसे फिर से दबोच लिया। वह बुरी तरह सड़क पर गिरी। उसकी कलाइयों में पहनी कांच की चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में धंस गई और वह एकदम से तड़प उठी। उसकी दिल दहला देने वाली चीख सुनते ही पार्किंग की तरफ बढ़ते विराज के एकदम रुक गए। एक पल लगा था कैलाश को इंसान से जानवर बनने में। उसने गुस्से से सुहानी की शर्ट को कंधे से पकड़ते दबाकर खींचकर फाड़ दिया। सुहानी बिलख बिलख कर रो पड़ी। उसे खुद से दूर करती बेपर्दा करता अब अपनी शर्ट भी उछालकर दूर फेंक चुका था और अब शैतानियत भरी नजरों से उसकी ओर बढ़ रहा था, जबकि वह सहमी नजरों से उसे देख रही थी। उसने आंखें मीचते हुए दिल से अपनी मौत की दुआ मांगी थी। अगले ही पल कैलाश की चीख सुनाई दी तो सुहानी ने झट से आंखें खोलकर देखा तो विराज उसे बुरी तरह पीट रहा था। दीवानों की तरह पीटते पीटते उसने उसे लहूलुहान करके अधमरा कर दिया था। सुहानी का जी चाहा जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। दूर गिरा अपना दुपट्टा देखा जो पानी के बहाव के साथ दूर बहता जा रहा था। दुपट्टे को उठाने की नाकाम कोशिश करती वो वहीं गिर गई। उसका हाथ बैग से टकराया। कांपते हाथों से बैग दबोचना चाहा, लेकिन हिम्मत जैसे जवाब दे गई थी। आज अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। इस हाल में उसे दो खत्म कर ले, वो खुद को कहाँ छुपाती। उसका जी चाहा कि वो खुद को खत्म कर ले, वो खुद को कहाँ छुपाती। बेबसी से अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोती चली गई। उसके जिस्म से धीरे धीरे जान निकल रही थी। विराज कैलाश के बेहोश पड़े वजूद को गुस्से से एक तरफ फेंकता जल्दी से सुहानी की तरफ बढ़ा। विराज का इस वक्त गुस्से से बुरा हाल था। उसका दिल कर रहा था सुहानी की जान अपने हाथों से ले ले, उसका गला दबा दे। झुककर उसको बाजू से गुस्से से थामा तो वो वहीं गिरकर जमीर पर ढेर होने लगी। विराज ने उसका सर नीचे लगने से पहले ही उसे अपनी आगोश में समेट लिया। उसकी खुली बिखरी हालत देखकर जल्दी से उसने अपना कोट उतारा और उसे पहना दिया और अपनी बाहों में उठाए अपनी गाड़ी की ओर बढ़ाए। वो अपने अपार्टमेंट में था। सुहानी को गोद में लिए अब अपने कमरे की ओर गया और उसे धीरे से बिस्तर पर लेटा दिया और फिर उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। आज वो बहुत खुश थी। सैलरी मिलने की खुशी में उसके चेहरे की, लेकिन अभी का चेहरा वैसा नहीं था। इस पल सुहानी का वजूद बिल्कुल पीला पड़ रहा था। उसके हाथ में दबोचे गए बैग पर उसकी नजर पड़ी। शायद बैग में मौजूद फोन बज रहा था। अगले ही पल उसने उसके बैग से मोबाइल निकाला और उसे देखने लगा। विराज देखना एक दिन सुहानी खन्ना इतनी अमीर होगी कि अपना आईफोन लेगी। और यह सेल्फी वो सेल्फी देखना सुहानी खन्ना रुकेगी नहीं। वो उसका मोबाइल हाथ में लिए पुरानी यादों में खो गया था कि कॉल्स एक बार फिर से आने लगी तो वो ख्यालों से चौंका और उस बटन वाले फोन पर यस का बटन दबा दिया। सुहानी कहाँ हो तुम? जानती भी हो कितनी देर हो गई है। निशा घर आ गई है कब की? तुम क्यों नहीं आई अभी तक? सामने उसकी बड़ी भाभी शोर मचा रही थी। बारिश बहुत तेज है। वो ऑफिस में ही है। जैसे ही बारिश रुकती है उसे ऑफिस की गाड़ी छोड़ जाएगी। सामने से भारी मर्दाना आवाज सुनते ही भाभी चौंक उठी। आप कौन है? उसके बॉस। इस बार शब्दों में मिठास थी। सुहानी पर एक निगाह डालते वह धीरे से हाँ बोला था।
आज सुहानी को सैलरी मिलनी थी। उसे कहिएगा संभाल कर घर ले आए। आजकल के हालात इतने खराब है कि लुटेरे हाथों हाथ पैसे लूट कर ले जाते हैं। वो उसे नसीहत कर रही थी, जी सैलरी को संभाल कर लाएगी, वो आप टेंशन ना लें। अच्छा काम किया है उसने, तो उसकी सैलरी तो बनती थी ना, और उसे उससे बोनस भी मिला है। विराज ने दांत खिंचखिंचाते हुए कहा है, सच्ची ये तो बहुत अच्छा हो गया। लड़की है तो बहुत मेहनती, पूरे घर का सारा काम अकेली करती है। भाभी एकदम जल्दबाजी में बोलती जा रही थी कि एकदम से खुद को ब्रेक लगाया। अच्छा उसे ना आप कहना कि हमसे बात कर लें और जल्दी घर आ जाए। कॉल कर चुकी थी। उसके घर वालों को उसकी ने उसकी सैलरी की फिक्र थी। वो फायरप्लेस में लकड़ियां सुलगाकर कमरे को गर्म करने लगा। मौसम इतना तो ठंडा नहीं था, लेकिन बारिश ने हर तरफ जलथल कर दी थी। सुहानी पर कंबल डालता वो खुद भी वहीं बैठ गया। वो यूं ही बैठा सोचों में गुम था। इन 2 सालों में नुकसान सबसे ज्यादा किसका हुआ था? कुछ ही देर में सुहानी को होश आ गया तो वह चिल्लाते हुए झड़ से उठ बैठी। कंबल उसके ऊपर से हट गया। कोट का गला आगे से काफी ओपन था, जो उसके वजूद की खूबसूरती को छुपा नहीं पा रहा था। विराज ने अपने होंठ का किनारा दांत से दबाते अपनी नजर का रुख फेरा था। सुहानी ने खुद पर निगाह डाली तो फौरन कंबल से खुद को ढक लिया। आप मुझे यहाँ क्यों लाए? वो अपने आंसू रोकते हुए बोली, जिस हाल में तुम थी ना, तो क्या तुम्हारे घर ले जाता तुम्हें? उस हाल में वो गुस्से से भड़कता उसके करीब आया, जबकि सुहानी एकदम सहम कर पीछे हटी। मुझे जाना है घर, सब मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। वो मिनमिनाते हुए बदहवासी में बोली, हाँ वाकई परेशान होंगे। एक पैसा कमाने वाली मशीन से हाथ धोने पड़े तो परेशान तो होंगे ना। वो भी गुराते हुए बोला। उसकी बात पर सुहानी को गुस्सा आ गया। आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपने मेरी जान बचाई, मेरी इज्जत बचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे जाना होगा। वो अपनी जगह से उठी, लेकिन अपनी हालत देखकर आंखें मीच गई। प्लीज मुझे घर छोड़ दीजिए, और कुछ ढंग के कपड़े हो तो वो भी पहनने के लिए दे दीजिए। प्लीज, वो उसकी विनती करने लगी। उसके अलावा उसके पास कोई चारा भी तो नहीं था। रात गुजरने दो, सुबह चली जाना। वो नॉर्मल से अंदाज में बोला था, आप पागल तो नहीं है? जो लड़की रात भर घर बाहर शादी करूंगा तुमसे सुबह, उसके बाद घर ले जाऊंगा तुम्हें, समझी तुम? वो इतने आराम से बोला कि एक पल के लिए सुहानी का दिमाग भग से उड़ गया। शादी मुझसे शादी, लेकिन मैं तो तलाकशुदा हूँ विराज, मैं नहीं कर सकती आपसे शादी। मैं नहीं हूँ आपके काबिल। वो एकदम से रो पड़ी। यह मैं डिसाइड करूंगा सुहानी कि तुम मेरे काबिल हो या नहीं। तुम बस शादी के लिए खुद को मेंटली तैयार रखो, और फिजिकली मैं खुद तैयार कर लूंगा। अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता, समझी तुम? वो फिर से गुस्से से बोला था। मिस्टर मेहरा से उसने सुहानी के बारे में सारी जानकारी निकलवाई थी, और उसे पता था कि सुहानी शादी कर चुकी थी। लेकिन लेकिन शादी की पहली रात ही सुहानी अपने पति को छोड़कर भाग गई थी, और फिर ऐसा ही हुआ। सुबह होते ही विराज ने सुहानी से शादी कर ली। इस बार भी वो उसके इश्क के आगे सर झुकाते पंडित जी की कहीं सारी बातें मानती चली गई, और कुछ ही देर में वो उसके जिस्मो जा का मालिक बन गया। रात को जिस तरह उसने सुहानी की इज्जत बचाई थी, इस वजह से सुहानी ये फैसला लेने पर मजबूर हो गई थी। एक वही था सच्चा आशिक, उसका रक्षक, वरना इस वक्त में उसके अपने भी उसको छोड़ चुके होते। एक बार तो कोई भी ना करता, हर रिश्ता पराया हो चुका था। लेकिन अब उसे भी सहारे की जरूरत थी। वो थक चुकी थी, और फिर विराज को चाहकर भी इनकार ना कर पाई। कहीं ना कहीं वह आज भी उससे मोहब्बत करती थी, लेकिन इजहार वह मरते दम तक नहीं करने वाली थी, क्योंकि उसके इजहार की कोई वैल्यू नहीं बची थी। वो कुछ भी कहती, उसकी सच्ची मोहब्बत को विराज शक की निगाह से ही देखता कि पैसा देखकर वह उससे सुनना नहीं चाहती थी। सबको विदा करके जब वो अंदर कमरे में आया, तो उसका खिला खिला रंग रूप लाल रंग के जोड़े में दमक रहा था।
रात वाला असर अब उसके चेहरे पर कहीं नहीं था। उसको देखते ही विराज की एक हार्ट बीट मिस हुई थी। रात को वह जिस हाल में थी उसकी मोहब्बत ने गवारा ना कि उसे यूं अकेला छोड़ दे। भले वो उससे नफरत का दम भरता था, लेकिन दिल से उसकी इज्जत आज भी करता था। 2 साल तक दोनों एक दूसरे के दोस्त रहे थे। दोनों में से किसी ने भी अपनी हद पार नहीं की थी, लेकिन आज विराज सारी हदें तोड़ देना चाहता था। उसके इश्क में आज इतना पागलपन भर गया था कि वो अपने रास्ते आने वाली हर चीज को बर्बाद कर देना चाहता था। उसे बस सुहानी चाहिए थी, जो उसका सुकून थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, विराज बेकत होता उसकी तरफ बढ़ा और उसके लाल रंग सेंगे होठों पर पूरी शिद्दत से झुक गया। सुहानी का सांस गले में अटक गया। वो उसके लबों पर सितम ढा रहा था और उससे लिए बिस्तर की तरफ बढ़ा। सुहानी का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को मचल रहा था। अपनी शर्ट उतारकर वो दूर उछाल चुका था। विराज वो घबराकर पीछे बैठ ग्राउंड से जा लगी। वो जुनूनियों से उसके चेहरे को अपने स्पर्श से भिगोने लगा। मुझे आज मत रोकना सुहानी, वरना तुम्हारी जान ले लूंगा और खुद की जान भी ले लूंगा। वो उसके माथे से माथा जोड़कर गहरी गहरी सांस भरते हुए बोला और सुहानी चुप हो गई। सुहानी ने भी अपना आप उसे सौंप दिया। अब और ज्यादा विराज को नहीं तड़पा सकती थी। उसके इसकी लहर में वो उसके साथ बहती चली गई। सुहानी की जिंदगी को विराज का सहारा मिल गया। भगवान ने उसकी आजमाइश खत्म कर दी। दोपहर को वो घर वालों से मिलती, उन्हें एक बड़ी रकम का चेक देती और हर तरह का रिश्ता तोड़ आई थी। विराज के पास आकर वो बुरी तरह रो पड़ी। उसके सीने से लगकर आज वो अपनों के रिश्ते खत्म होने का गम मना रही थी। विराज उसे लेकर साहिल समंदर पर आया। कुछ पल वहां की ठंडी हवाओं में रहते सुहानी के दिल और दिमाग को सुकून सा मिला। विराज का हाथ थामे वो उसके सामने खड़ी थी। आई एम सॉरी विराज, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया और उसकी सजा भी पाई, लेकिन जब तक आपसे माफी न मांग लूं मुझे सुकून नहीं मिलेगा। जानता हूं, लेकिन मैं माफ नहीं कर सकता। 1 आवर, उसने सपाट और संजीदा अंदाज में कहा तो सुहानी का दिल धड़क उठा। तुम्हें अभी भी 1 साल तक फ्री में काम करना पड़ेगा, जब तक 1 आवर मेरा नुकसान पूरा नहीं हो जाता। विराज की बातों पर उसकी आंखों में आंसू आए थे और वह उसे देखकर मुस्कुरा दी। विराज ने उसे अपने सीने से उसके माथे पर अपने होठ रखे। 1 आवर इश्क की मंजिल हर कोई तय नहीं कर पाता। जो गरज रखे वह इश्क नहीं, क्योंकि इश्क तो बेगरज होता है। अगले दिन वो सिराज के साथ 1 आवर ऑफिस गई थी। निशा, जिसे उसकी भाभीियों ने सब कुछ बता दिया था, जले पैर की बिल्ली की तरह पूरे ऑफिस में घूम रही थी कि कब 1 आवर सुहानी ऑफिस में दाखिल होगी। फिर उसे विराज के साथ अंदर आते देखकर वो भागती हुई सुहानी के करीब आई थी, लेकिन विराज की वजह से कुछ बोल नहीं पाई। 1 आवर, बल्कि आंखों ही आंखों में इशारे करने लगी। 1 आवर, मुझसे अकेले में मिलो। उसकी तड़प देखकर सुहानी की हंसी छूट गई थी, जबकि विराज ने दोनों सहेलियों को कुछ देर बाद करने का 1 आवर मौका दिया और खुद अपने ऑफिस की ओर बढ़ गया। सुहानी की बच्ची, तेरी तो आज में जान निकाल देनी है, चल तू मेरे साथ। निशा उसे 1 आवर खींचते हुए कोने में ले गई थी। क्या है यह सब कुछ? हाँ, विराज सर से शादी कर ली। यह कब हुआ, कैसे हुआ? निशा के एक्साइटमेंट 1 आवर में से जान निकली जा रही थी, जबकि सुहानी हंसते हुए उसके गले लग गई। एक ही हुए उसके गले लग गई। एक ही रात में उसकी रंगत दमकने लगी थी और चेहरे पर फैली 1 आवर चमक देखकर निशा भी हैरान थी। 1 आवर, मुझे जल्दी से बता, वरना मेरे पेट में गुड़गुड़ होते होते कहीं मेरा पेट ही ना फट जाए। और सुहानी उसे लेकर एक टेबल पर बैठ 1 आवर गई थी। सर झुकाए धीरे धीरे वो निशा को सब कुछ बताती चली गई और वो आंखें फाड़े सुहानी की बातें सुनती जा रही थी। इतनी 1 आवर बड़ी घुन्नी है तू। तूने मुझे बताया भी नहीं कि विराज सर तेरे आशिक थे। यार, तू तो बड़ी किस्मत वाली है।
2 साल तक विराज सर 1 आवर तेरे इश्क में दीवाने बने फिरते रहे और 2 साल बाद तुम दोनों का मिलन भी हो गया। हाय मैं मर जावा, मेरी किस्मत में ऐसा प्यार 1 आवर कब आए यार। निशा ठंडी सांसें भरती हुई बुरी तरह शॉक्ड हो रही थी, जबकि सुहानी हंसते हुए उसके कान खींचने लगी। तभी उसके फोन पर मैसेज टोन बजी। विराज का मैसेज था, 1 आवर। तुम सहेलियों की बातें खत्म हो गई हो तो अंदर आ जाओ। ये मैसेज देखते ही निशा के होठों पर शरारती मुस्कान आई थी। जाओ भाई 1 आवर, अब तो तुम हमारी बॉस बन गई हो। ऑर्डर दिया करना और हम तुम्हारे ऑर्डर सुनेंगे। निशा खड़ी होती उसे गले से लगा गई। तुम हमेशा 1 आवर मेरी दोस्त रहोगी निशा। विराज से मिलने के लिए तुम ही तो जरिया बनी हो, वरना शायद मैं कभी भी विराज से ना मिल पाती। इतने 1 आवर में विराज का एक और मैसेज आया था, तुम आती हो या फिर मैं तुम्हें गोद में उठाकर ले जाऊं। उसकी इतनी तड़प देखकर निशा खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसे धक्का देते हुए 1 आवर विराज के केबिन की ओर भेज दिया। निशा ने सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना की थी कि इन दोनों के प्यार को कभी किसी की नज़र न 1 आवर लगे। तो दोस्तों, आज का हमारा यह प्यारा सा रोमांटिक नवेल आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नवेल सुनने के बाद नवेल 1 आवर को लेकर अपनी राय जरूर दिया करें। दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगता है और ऐसे ही और रोमांटिक नवेल सुनने के लिए हमारे चैनल के 1 आवर साथ जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी नए और रोमांटिक से नवेल के साथ।